यही नमस्कार। भास्कर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं क्रांति प्रिया और इस वक्त देख रहे हैं आप हमारा खास प्रोग्राम इलाज का इलाज। और कार्यक्रम में आज बात होगी एक और महत्वपूर्ण बीमारी पर और उसके उपचार पर। जी हां, आज हम बात करेंगे पैरालिसिस को लेकर, जिसे लकवा कहा जाता है। लकवे की चपेट में कोई भी आ सकता है। पहले ज्यादा उम्र के लोग इस बीमारी के चपेट में आते थे, ऐसा माना जाता था। अब बेढंगी जीवन शैली और खान पान से लकवे की संभावनाएं ज्यादा बढ़ गई हैं। तनाव, प्रदूषण, धूम्रपान से ब्लड प्रेशर गड़बड़ा रहा है। दिमाग की नसों में खून का थक्का जमने या खून का बहाव कम होने से समस्या पैदा हो सकती है। सड़क हादसे में चोटिल होने पर भी लकवा लग सकता है। गर्भावस्था में महिलाएं बीमारी की चपेट में ज्यादा आती हैं। इसका बचाव नियमित व्यायाम भी माना जाता है। लकवा मरीजों के बेहतर इलाज में दवाओं के साथ साथ अगर कोई चीज काम कर रही है तो वो देखा गया है फिजियोथेरेपी को लेकर। फिजियोथेरेपी से मरीज के बेजान अंगों में जान फूंकी जा सकती है। तो लकवे में हाथ पैर अगर का हिस्सा बेजान हो जाए, लकवा किस तरह से फिजियोथेरेपी की हम बात कर रहे हैं, फिजियोथेरेपी किस तरह से लकवे या पैरालिसिस में मदद कर सकती है, और ये तमाम जानकारियां देने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर अनंत सिंह को, जो कि फिजियो हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर अनंत। जिस तरह से हम फिजियोथेरेपी से लकवे की बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले सवाल ये उठेगा कि कुछ चीज़ें तो मैंने हिंट कर दी हैं दर्शकों को, लेकिन बतौर विशेषज्ञ मैं चाहूंगी कि आप जरूर दर्शकों को संक्षिप्त में बताएं कि दरअसल पैरालिसिस यानी लकवा क्या है। देखिए प्रिया, पैरालिसिस का मतलब है जब हमारी मांसपेशियां काम करना बंद कर दें। हाँ। कारण हमारा स्नायु तंत्र, हमारा नर्वस सिस्टम में मांसपेशियों के पास संचार पहुंचना बंद हो जाए। हम्म। चाहे वो दिमाग में खून के रुकाव की वजह से, हाँ। चाहे किसी भी प्रकार की नसों की चोटिल होने की वजह से। हम्म। अगर किसी भी वजह से हमारी मांसपेशियों ने काम करना बंद कर दिया है, वो शिथिल हो गई हैं, वो अकड़ गई हैं और हमारे मन अनुरूप काम नहीं कर पा रही हैं, उसको जी। हम लोग लकवा बोलेंगे। जी। तो मतलब ये माना जाए कि अगर इस तरह की शिकायतें, जिसको हम बोलते हैं ना कि शुरुआती अगर लक्षण इसमें भी लक्षण दिखाई दे सकते हैं ना? देखिए, अगर रिस्क फैक्टर मैं बोलूँगा एक प्रकार से, अगर हम्म। कोई व्यक्ति ज़्यादा धूम्रपान करता है, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, हम्म। डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर हैं, हाँ। तो ऐसे ये रिस्क फैक्टर के साथ में खून का बहाव, खून का थक्का जमना या नसों का फटना, ये हम्म। कॉमनली देखने में मिलता है। ठीक। एक प्रकार से मैं बोलूँगा तो अगर शुरुआती तौर पे अगर किसी भी वजह से कमज़ोरी आ रही है और कमज़ोरी आई है, हाँ। तो उस समय पे डेफ़िनेटली ध्यान देने की ज़रूरत है। अच्छा। अब अगर इलाज की बात होती, जैसे कि मैंने दर्शकों को शुरुआत में बताया कि दवाइयों के अलावा भी अगर कोई चीज़ काम कर रही है तो वो है फिजियोथेरेपी। तो फिजियोथेरेपी से इलाज, थोड़ा सा इस पर भी हम बात करें। डेफिनेटली, जब भी कभी सबसे पहले फिजियोथेरेपी से इलाज के बारे में जानने से पहले हम हम्म। हमारे ब्रेन का, हमारे मस्तिष्क का जो कार्य करने का हम्म। पैटर्न है, हम्म। उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। जी बिल्कुल। कार्य करने का पैटर्न इस तरह से कि हमारा मस्तिष्क में जब तक किसी भी प्रकार का सेंसेशन नहीं जाता है, हम्म। मस्तिष्क ज़रूरी इम्पल्स नहीं जनरेट करता है। हम्म। वो सेंसेशन हमारी आँखों के द्वारा, हमारे श्रवण शक्ति के द्वारा, हम्म। हमारे जोड़ों में मौजूद प्रेशर के रिसेप्टर्स के द्वारा हर हम्म। एक तरह से सेंसेशन ब्रेन के पास जाता है। ब्रेन उस सेंसेशन को परसीव करके एक प्रॉपर इम्पल्स जनरेट करता है और हमारी मांसपेशियों को कंट्रोल करता है। ये एक बिल्कुल। नॉर्मल फिनोमेना है। अब किसी भी वजह से ये सेंसेशन जो जा रहा है, जी। अगर सेंसेशन ना जाए, हाँ। सेंसेशन जाए लेकिन उसका कंट्रोल और उसका इंटीग्रेशन ब्रेन में ना हो पाए, हाँ। और फिर इम्पल्स जो जनरेट हो रही है वो मांसपेशियों तक ना पहुंच पाए, हाँ। इन तीनों ही वजहों से अगर मस्तिष्क हमारे मांसपेशियां कंट्रोल के बाहर हो जाती हैं, वो हम्म। पैरालिसिस होता है। बिल्कुल। फिजियोथेरेपी क्या करता है यहाँ पे? फिजियोथेरेपी के दो इंपॉर्टेंट रोल हैं। हाँ। सबसे पहला रोल है कि सबसे पहले तो मांसपेशियां जो किसी भी वजह से, चाहे वो कोई भी कारण हो, उनमें हम्म। काम नहीं हो रहा है, तो उनको बचाना है। मैंने लास्ट प्रोग्राम में भी कहा था, हाँ। यूज इट और लूज इट। अगर मांसपेशियों के ऊपर काम किसी भी वजह से नहीं हो रहा है तो उनको बचाना बहुत
इंपॉर्टेंट है। तो फिजियोथेरेपी सबसे पहले तो उन मांसपेशियों के बचाव का काम करती है। फिर फिजियोथेरेपी विज्ञान वो सारे सेंसेशंस और ब्रेन में होने वाली उस इंटीग्रेशन वाली प्रोसेस को रीस्टोर करने का काम करता है साइंटिफिक तरीके से, जिससे कि हम डिजायर्ड रिजल्ट ले सकें। बिल्कुल सही। जिस तरह से हम वीडियो भी देख पा रहे थे कि किस तरह से मतलब ट्रीटमेंट का एक तरीका आप बता रहे हैं, और किस तरह से मैं देख रही हूँ कि अलग-अलग पेशेंट हैं, अगर उम्रदराज भी हैं तो एक पैरों को डगमगाने वाला, मतलब खड़े होने में कितनी समस्या आ जाती है। लकवे के भी कई प्रकार, जैसा कि मैंने सुना है, आप इसको ज़रूर ठीक कीजिएगा अगर मैं गलत हूँ तो, कि हाफ पैरालाइज़ भी होता है और फुल पैरालाइज़ भी होता है, मतलब दायाँ हिस्सा हो जाए या बायाँ हिस्सा? जी, बिल्कुल। अगर स्ट्रोक हाँ, या दिमाग में खून का संचार रुकने की वजह से अगर एक साइड में दिमाग में, अगर राइट हैंड साइड वाले दिमाग में अगर खून का थक्का जमा है या नस हाँ। फटी है, तो लेफ्ट हैंड साइड में आधी बॉडी, एक हाथ एक पैर का पैरालिसिस होता है। हुँ, रीढ़ की हड्डी में अगर किसी भी प्रकार का ट्यूमर या चोट या किस तरह से आया, जैसे रीढ़ की हड्डी से निकलने वाली नसों के ऊपर दबाव पड़ गया या उसमें किसी भी प्रकार की रुकावट आ गई, हाँ। तो दोनों पैरों का, अगर गर्दन की हड्डी के पास में आया तो गर्दन की नसों के पास में आया तो दोनों हाथ दोनों पैरों का। तो अलग अलग प्रकार से जब एक हाथ और एक पैर इफेक्ट होता है तो उसे हेमीप्लीजिया बोलते हैं, दोनों पैर जब अफेक्ट होते हैं तो उसे पैराप्लीजिया बोलते हैं, जी, और दोनों हाथ और दोनों पैर जब अफेक्ट होते हैं तो उसे क्वाड्रिप्लेजिया बोलते हैं। जी। अलग अलग प्रकार के लकवे हैं, जैसा जिस जगह पे चोट है, जिस जगह पे प्रभाव है, उसके हिसाब से सिम्टम सामने हुँ। आते हैं। अब अगर मैं ये पूछूं कि कितने समय से, अगर आप हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया है, तो कितने समय से फिजियोथेरेपी की हेल्प ली जा सकेगी? देखिए, मैं यहाँ पे बोलूँगा, हाँ। फिजियोथेरेपी की हेल्प तो डे 1 से लगती है। अच्छा, ठीक। शुरुआती समय में जब मेडिकली अनस्टेबल है, जब हाँ, शुरुआती समय में जान पे बनी हुई है, तो हाँ। उस समय पे न्यूरोसर्जन, न्यूरोफिजिशियन, डॉक्टर्स टीम, उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। वो जान से बचाने के लिए पूरी मेहनत करते हैं। बिल्कुल लेकिन सही। उसी समय से मांसपेशियों को बचाने का प्रयास भी करना चाहिए। हाँ, मेडिकली अनस्टेबल है, लेकिन फिर भी फिजियोथेरेपिस्ट एक्नॉलेज करते हैं उस चीज़ को कि कितना चीज़ें करनी है, कितनी नहीं करनी है। तो मैं तो कहूँगा कि डे 1 से शुरू होता है। एक बार जहाँ पेशेंट मेडिकली स्टेबल हुआ, ठीक। उसके बाद में रिगरस फिजियोथेरेपी चालू होनी चाहिए, वो भी टारगेट ओरिएंटेड, यानी जी। हर एक चीज़ का एक छोटा-छोटा टारगेट बनाकर एक रिजल्ट ओरिएंटेड हुँ, फिजियोथेरेपी हुँ, हुँ। रिगरसली शुरू होनी चाहिए। जी, जी। किस तरह से काम करेगी फिजियोथेरेपी? जैसा कि आपने बताया कि डे 1 से ही शुरू कर देना चाहिए। बहुत कम लोगों को जागरूकता है इस चीज़ को लेकर। जी। वो बहुत ही लाइटली, मतलब ये मैं आपको अपने अनुभव से भी बताती हूँ। इतने समय से मैं इलाज का इलाज प्रोग्राम कर रही हूँ। लोग फिजियोथेरेपी को लेकर जागरूक ही नहीं है। वो बहुत ही इस ट्रीटमेंट को बहुत ही हल्के में लेते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि क्या करना है, सिर्फ़ एक्सरसाइज़ ही तो करवानी है। राइट। एक्सरसाइजेज सिर्फ नहीं है। एक्सरसाइजेज अगर आप स्वयं कर पा रहे हैं तो हुँ, फिजियोथेरेपिस्ट आपको सिर्फ कंसल्ट कर देंगे कि ये वाली एक्सरसाइजेज आप कर लीजिए। लेकिन किसी भी वजह से अगर एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं तो हाँ, उसमें सहायता डेफिनेटली लगती है। और रही बात डे 1 से करने की, जैसा कि आपने प्रश्न किया, तो मैं हाँ। यहाँ पे बताना चाहूँगा कि जब व्यक्ति आईसीयू में है, शुरुआती समय में है, जब हुँ, मेडिकली अनस्टेबल है, तो उस समय फिजियोथेरेपिस्ट का काम होता है कि वो कॉम्प्लिकेशंस को रोकें। हुँ। कॉम्प्लिकेशन जैसे कि पैरों में डीवीटी यानी खून का थक्का जमना, अगर हमारी पिंडलियां काम नहीं कर रही हैं, जी। मसल की डिसयूज, हमारे बहुत सारे ऐसे प्रेशर सोर, इस तरह हुँ, के बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन हैं जो आईसीयू के बेड पे पड़े रहने से हो सकते हैं। और जी। उस आईसीयू के बेड पे अगर मूवमेंट मिल जाए तो ये वरदान से कम नहीं। बिल्कुल सही बात है। तो ये भी ज़रूर जानना चाहेंगे कि किस तरह से काम करती है? उस समय पे डेफिनेटली हम लोग कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट करते हैं। हाँ, जब मसल्स के मूवमेंट हम लोग करवाते हैं तो मसल्स जो शिथिल पड़ी हुई हैं, उन हाँ। मसल्स की शिथिलता को हम लोग कम करने की कोशिश करते हैं। हुँ, मूवमेंट करवाते हैं तो खून हुँ, का संचार प्रॉपर होता है। हुँ। अब यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि अगर ये मूवमेंट घर जी, वाला कोई कर रहा है या कोई दूसरा कर रहा है तो कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस हैं, चोट लगने के चांसेस है, आगे किसी और प्रकार का नुकसान होने के चांसेस हैं। बिल्कुल लेकिन सही। फिजियोथेरेपिस्ट आर क्वालिफाइड पीपल जो जानते हैं कितना मूवमेंट कराना है, कितना नहीं कराना है। तो सबसे पहला तो कॉम्प्लिकेशन प्रिवेंट करना हुआ। हुँ, दूसरा, अब ये जो शिथिल मसल्स हैं, हमें पता हाँ। है कि आने वाले समय में इसमें क्या-क्या चीज़ें आने वाली हैं। जी, उसकी बिल्कुल, तैयारी हम डे 1 से करना शुरू कर देते हैं बिल्कुल। और ये ऑब्ज़र्व करते हैं। प्रिया, मैं यहाँ पे हाँ, बताना चाहूँगा जी, कि जो अच्छे मॉडर्न आईसीयू हैं आज के समय में, हाँ, वो लोग अर्ली मोबिलिटी टीम के ऊपर ज़्यादा एम्फेसिस देते हैं। क्या ओके। होती है अर्ली मोबिलिटी टीम? हाँ, ये वो मोबिलिटी टीम है जिसमें एनेस्थेटिस्ट से लेके इंटेंसिविस्ट से लेकर आपके क्या नाम है फिजियो से लेके नर्सिंग स्टाफ तक सब लोग मौजूद रहते हैं और सबका एक ही उद्देश्य रहता है कि पेशेंट के अंदर वो पोटेंशियल तलाशना कि कब जल्दी से जल्दी इन्हें बिठाया जाए, कब जल्दी से जल्दी इन्हें खड़ा किया जाए। बिकॉज़ बिल्कुल, जितनी जल्दी हम इन्हें बिठा पाएँगे मेडिकल टर्म्स में अंदर रहते हुए, डेफिनिटली उसके लिए उपचार उतना अच्छा होगा।
बिल्कुल, तो फिर ये भी एक सवाल उठता है मन में कि आखिर इसमें कितना समय लगेगा? कब इंसान दोबारा अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा? क्योंकि ये वाक़ई हमारे पास एक सवाल आया था कि 60 साल के बुज़ुर्ग उनके पिता और उनको पैरालाइज़ हुआ, शुरुआत में उन्होंने फ़िज़ियोथेरेपी ली, लेकिन 1-2 महीने बाद उन्होंने फ़िज़ियोथेरेपिस्ट को बुलाना बंद कर दिया, उनको लगा कि ये हम घर पे कर सकते हैं। हुँ, हुँ। अब उनका ये सवाल उठा कि कितना समय लगेगा उनको वापस ठीक होने में? देखिए, यहाँ पे अगर मैं समय की बात करूँ, हाँ, तो मैं अगर 1000 पैरालिसिस के केस लेता हूँ, तो ठीक। वो सब अपने आप में यूनिक होंगे, सब अपने आप में अलग होंगे। सबसे अच्छा, पहले ये समझना ज़रूरी है। हाँ, क्यों? क्योंकि अगर जनरली हमारी सोसाइटी में हम लोग कंपेयर करते हैं कि उनको लकवा आया था, वो हाँ, 15 दिन में ठीक हो गए और यहाँ मैं 15 दिन में बैठ भी नहीं पा रहा हूँ। इस सही, तरह के कंपैरिज़न बहुत आते हैं। जी। दिमाग का जितना हिस्सा इन्वॉल्व हुआ है, जितनी ज़्यादा चोट है, हुँ, जितनी ज़्यादा प्रॉब्लम है, हुँ, उसके हिसाब से आपके सिम्पटम सामने की तरफ रहेंगे। हुँ, हुँ, यहाँ पे अब मैं बोलना चाहूँगा कि हमारी जो जर्नी है वो लंबी है, इसको हम ब्रेक कर देते हैं, इसको हम छोटा-छोटा करके कर देते हैं। हुँ, तो जब हम छोटे-छोटे टारगेट्स को बनाते हैं, तो वो जर्नी थोड़ी-सी आसान हो जाती है, माइलस्टोन को अचीव करना हुँ, आसान हो जाता है। हर हुँ, एक केस में अपना एक निर्धारित अलग-अलग समय है, लेकिन उस समय को ध्यान में न रखते हुए अगला माइलस्टोन, जैसे हुँ, अगर कोई पेशेंट बिस्तर पे लेटा हुआ है, तो उसके लिए पहला माइलस्टोन होगा कि वो इंडिपेंडेंटली बैठने लगे। बिना सहारे हाँ, के, बिना किसी भी सहारे के बैठने लगे, ये पहला माइलस्टोन होगा। ठीक है। जब वो ये अचीव कर लेगा, तो दूसरा माइलस्टोन होगा कि वो इंडिपेंडेंटली खड़ा होने लगे। जब वो हुँ, ये अचीव कर लेगा, तब तीसरा माइलस्टोन होगा कि वो खड़े होकर अपनी ही जगह पे मार्च पास्ट कर सके और फिर हुँ, उसके बाद में हम सोचेंगे चलाने के बारे में। यहाँ जी, पर क्या होता है, जनरली हम जंप कर जाते हैं। 4 लोग एक पेशेंट को पकड़कर चलाने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि वो बैठ भी नहीं पा रहा है। तो क्यों ना अपना पूरा धैर्य और पूरा ध्यान उसको बिठाने की तरफ, पहला माइलस्टोन लेने की तरफ लिया जाए। ठीक। मतलब लोगों को लगता है कि अगर आज बैठे और कल ही चलने लग जाएँ। राइट, अ, ये यहाँ पे चीज़ों को जंप करना, क्योंकि देखिए आप हाँ, यहाँ पे किस चीज़ से डील कर रहे हैं, आप यहाँ पे अपने मस्तिष्क का, अपने ब्रेन का रीट्रेनिंग कर रहे हैं। सही पहली बात है। ट्रेनिंग हमारे ब्रेन की होती है बचपन में, जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसका नर्वस सिस्टम सारी चीज़ों को पहली बार ग्रैस्प करता है और पहली बार ट्रेन होता है मूवमेंट करने का, बैठने हुँ, का, खड़े होने का। वो उसकी पहली ट्रेनिंग है। लेकिन हाँ, अगर ऐसा कोई न्यूरोलॉजिकल इंसल्ट हुआ है जिसमें पैरालिसिस हुई है, तो ब्रेन को हमें वापस से रीट्रेन करना है, वापस उसी अवस्था में लाने के लिए, और हुँ, रीट्रेनिंग थोड़ा-सा समय माँगती है। बिल्कुल। क्या मैं इसको इस तरह से समझ सकती हूँ लकवा जब लगता है पैरालिसिस जब हो जाता है इंसान तो उसको खड़े होने में प्रॉब्लम जिस तरह से मैं आपकी बात को समझ पाई हूँ, खड़े होने में टाइम लगता है, बैठने में टाइम लगता है, चलने में टाइम जी, लगता है। मतलब ये स्थिति वहाँ पहुँच जाती है जब बच्चा जन्म लेता है, 6 महीने का होता है, स्क्रॉल करना शुरू करता है मतलब घुटनों-घुटनों चलना शुरू करता है, बैठना शुरू करता है, देन चलना शुरू करता है और चलते वक़्त भी बिल्कुल, पहले गिरता है, फिर अपने पैरों पे खड़ा बिल्कुल, होता है। बिल्कुल सही क्या मैं कहा इसको आपने। इस प्रोसेस से समझ सकती हूँ? बिल्कुल, बिल्कुल, और यही प्रोसेस हमारी रिहैबिलिटेशन की प्रोसेस है। कई हाँ, लोगों में, जिन लोगों में, जैसे मैं लकवे के अलग-अलग प्रकार बताऊँ, तो हाँ, एक प्रकार होता है ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक, टीआईए जिसे बोलते हैं। ठीक है। उसमें ये पूरी प्रोसेस 24 घंटे में पूरी हो जाती है। आज हुँ, पैरालिसिस हुआ, हाथ-पैर ने काम करना बंद किया, अगले 24 घंटे में आप देखेंगे कि वो व्यक्ति बिल्कुल नॉर्मल हो गया। तो हुँ, इतनी क्विक रिकवरी है। वहीं पे एक कंडीशन जिसे हम सीवियर स्ट्रोक बोलें, तो उस कंडीशन में हो सकता है कि वो 2 से 3 महीने तक कोमेटोज़ बना रहे, 2 से हुँ, 3 महीने तक कोई मूवमेंट ना देखने को मिले। तो हुँ, डिपेंड करता है कितना बड़ा, लेकिन हर किसी में प्रोसेस वही है, इंडिपेंडेंट सिटिंग, इंडिपेंडेंट स्टैंडिंग, मार्च पास, देन वॉकिंग। बिल्कुल सही है। अच्छा एक और सवाल आया है जो भ्रांति के तौर पर है मतलब उन्होंने क्लियर करना चाहा है कि लकवे के मरीज़ों को किसी भी प्रकार की तेल मालिश नहीं करनी चाहिए मतलब बचना चाहिए। क्या ये सही है या फिर इसका कुछ सही उत्तर भी है? लकवे में स्पास्टिसिटी आ रहा है, हाँ, कड़ापन आ रहा है। हाँ, जिन मांसपेशियों में, ऊपर वाली मांसपेशी, ऊपर के हाथ की मांसपेशी देखूं तो फ्लेक्सार ग्रुप हमारा आगे का ये ग्रुप है, इसमें कड़ापन आता है। नीचे का देखें तो एक्सटेंसर ग्रुप, आगे की जो ग्रुप है उसमें हुँ, कड़ापन आता है। हुँ, इसी मांसपेशियों में अगर रगड़ के मसाज किया जाता है, ठीक है। तो ये कड़ापन बढ़ा देते हैं। हाँ, आयुर्वेद में लिखा हुआ है मसाज के लिए, लेकिन हुँ, उसका एक पैटर्न है। तो हुँ, प्रॉपरली अगर कोई व्यक्ति ट्रेंड है, उसमें भी मैं कहूँगा कि अगर अपोजिट ग्रुप जो कि शिथिल पड़े हुए हैं, जो हुँ, कि कमज़ोर पड़े हुए हैं, उनकी तरफ अगर ध्यान दिया जाए तो भी ठीक है। जी। अमूमन ये देखने में मिलता है कि नॉन टेक्निकल व्यक्ति अगर इसको करने के लिए बैठ जाते हैं, तो वो केस को बिगाड़ देते हैं। हुँ। इसीलिए मसाज के लिए हमेशा मना किया जाता है।
एक सवाल आपसे पूछूं, ये थोड़ा सा सामाजिक भी कह सकते हैं। हाँ, घर वाले कई बार जब शुरुआत में लकवा लगता है तो घर वालों को लगता है जल्दी ठीक हो जाएंगे, फिजियोथेरेपिस्ट की भी मदद ले ली जाती है। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब ट्रीटमेंट लंबा चलता है और जब लगता है कि ठीक होने में समय लग रहा है पेशेंट को, तो कहीं ना कहीं हिम्मत हार जाते हैं घर वाले। राइट। इसका मतलब घर वालों के द्वारा भी मोटिवेट किया जाना, उनका योगदान भी महत्वपूर्ण हो जाता है पेशेंट के साथ। बिल्कुल, घर वालों का सबसे इम्पोर्टेंट रोल है। पिछले 10 साल के करियर में प्रिया, मैं यहाँ पे बताना जी। चाहूँगा जी। कि जब भी मुझे घर वालों का कोऑपरेशन मिला है, वो हाँ। केस बहुत जल्दी रिकवर हुआ है। घर वालों का कोऑपरेशन क्यों? क्योंकि आप फिज़ियोथेरेपी के लिए कितनी देर लेकर आ रहे हो? 1 सेशन के लिए आप 1 घंटे के लिए लेकर आ रहे हो। हम्म। चलो, मैंने माना 2 सेशन के लिए आप 2 घंटे के लिए लेकर आ रहे हो। ठीक। लेकिन बाकी के 22 घंटे वो फैमिली मेंबर्स के साथ में हैं। तो फैमिली मेंबर्स अगर कोऑपरेट नहीं करेंगे, अगर वो सारी चीज़ें जो फिज़ियो ने बताई हुई हैं, जी। उनके लिए प्रैक्टिस नहीं कराएँगे, तो वहाँ पे चीज़ें बिगड़ती हैं। डेफ़िनेटली हम्म। फैमिली मेंबर का मोटिवेटेड रहना, फैमिली मेंबर्स का सहयोग बहुत ज़्यादा हम्म। ज़रूरी है। हम्म। यहाँ पे मैं 2 एग्ज़ाम्पल लेना जी। चाहूँगा। पहला एग्ज़ाम्पल, कई बार हमें देखने में मिलता है कि फैमिली मेंबर्स ओवर प्रोटेक्टिव होते हैं। यानी पेशेंट अगर करवट नहीं ले पा रहा है, तो फैमिली मेंबर फटाक से उठ कर आएँगे, किसी का बेटा होगा, किसी का बहू होंगे, वो हाँ, हाँ। फटाक से आएँगे और उनको करवट दिलवा देंगे। बैठ नहीं पा रहे हैं, तो फटाक से आएँगे, सहारा देके बिठा देंगे। हम्म। यहाँ पर मैं डेफ़िनेटली ये बोलना चाहूँगा, ये भावनात्मक मत रूप से सही है, लेकिन प्रैक्टिकली ये गलत है। क्यों गलत है? हम्म। क्योंकि आप उस पर्टिकुलर ब्रेन को, उस पर्टिकुलर पेशेंट को मौका नहीं दे रहे हो हम्म। स्वयं से वो कार्य करने का। जब तक वो हम्म। स्वयं से अपना कार्य नहीं करेगा, वो ट्रेन कैसे होगा? तो बिल्कुल यहाँ सही। पे एक सबसे इंपॉर्टेंट रोल ये हो जाता है। दूसरा, जब इलाज अगर लंबा चल रहा है, तो उस कंडीशन में डेफिनेटली इलाज को ब्रेक कर देना चाहिए। हमेशा हम्म। मोटिवेशन तब मिलता है, देखिए, अगर कोई व्यक्ति बिस्तर पर है, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि कब चलने लगेंगे। लेकिन अगर उसी इलाज को मैं ब्रेक कर दूं एक छोटे माइलस्टोन में, कि अगला माइलस्टोन मुझे ये अचीव करना है, और वो अचीव हो जाए और उसको मैं सेलिब्रेट करूं, उस माइलस्टोन को मैं सेलिब्रेट करूं, तो मोटिवेशन ऑटोमेटिकली एनवायरनमेंट में आ जाता है। बिल्कुल सही बात है। ऑनलाइन समय है, सोशल मीडिया पे ज़्यादा अब लोग एक्टिव रहने लगे हैं। इस कोरोना काल में तो बहुत ज़्यादा राइट, ही सोशल राइट। मीडिया का हाँ, इस्तेमाल किया जा रहा है। हाँ। क्या फेसबुक थेरेपी काम करती है? डेफिनेटली एक बड़ा प्रॉब्लम है कि हाँ, हर दूसरा व्यक्ति डॉक्टर या बनने की कोशिश प्रोफेशनल करता है। बनने की कोशिश करते हैं। वो हुँ। बेसिकली एक्वायर्ड नॉलेज होता है। वो इसी तरह से, जैसे मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ और मैं किसी फिजिशियन को दवाई देते हुए देखूं, तो मुझे एक्वायर्ड नॉलेज आ जाए उस दवाई का, लेकिन मैं उसके लिए हकदार नहीं हूँ, मैं उसको सजेस्ट करने के लिए सही व्यक्ति नहीं हूँ। तो मुझे मेरा नॉलेज मेरे दायरे में रहकर ही काम करना है। यहाँ पे मैं डेफिनेटली बोलना चाहूँगा कि फैमिली मेंबर्स डेफिनेटली परेशान होते हैं और वो हर तरीके का इलाज करवाना चाहते हैं, हर सजेशन को मानना चाहते हैं, बट यहाँ पर मूवमेंट का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, और हुँ। मूवमेंट के लिए फिजियोथेरेपी से बेहतर कोई विकल्प नहीं है। जिस तरह से अभी हम थोड़ी देर पहले भी बात कर रहे थे कि परिवार का सहयोग ज़रूरी है, यहाँ तक कि मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी लोग सामाजिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए, जो भी पेशेंट से मिलने आते हैं, क्योंकि हम बोलते हैं ना कि सोशल एनिमल्स हैं, तो लोगों का मिलना जुलना इस दौरान लगा रहता है या फ़ोन पर जिक्र करते हैं, तो मोटिवेट किया जाना बहुत ज़रूरी है। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि मनोबल बढ़ाने के लिए क्या तरीके हो सकते हैं, किस तरह का हमारा एटीट्यूड होना चाहिए उस दौरान जब हमें पता है कि हमारे घर में पैरालिसिस के राइट। पेशेंट है? अगर न्यूरोलॉजिकल रिहैबिलिटेशन में जब भी हम लोग बात करते हैं, हुँ। तो बात करते हैं पोटेंशियल की। एक पेशेंट है जो पूरी तरह से रिकवर हो सकता है, हाँ। डेफिनेटली उसके लिए मनोबल बढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक। लेकिन वहीं पे दूसरा एक पेशेंट ऐसा भी हो सकता है जो रिकवर ना हो पाए, उसको हुँ। शायद पूरी ज़िंदगी व्हील चेयर पे ही बिठाना पड़े। यहाँ हाँ। पे काम आती है प्लानिंग। अब जो बुरा होना था वो हो गया, लेकिन जी। आगे की लाइफ कैसे करें? हमारे हुँ। पास, हमारे सोसाइटी में बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, दीपा मलिक से लेके इतने एग्जाम्पल हैं जिन्होंने व्हील चेयर पे ही कीर्तिमान स्थापित किए हैं। तो डेफिनेटली वो मोटिवेशन, वो सारी चीज़ें, वो बिल्कुल प्लानिंग सही। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। यहाँ पे जो आपने बोला कि लोग मिलने के लिए आते हैं, उसके लिए हाँ। मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलना चाहूँगा। हाँ। जब भी कोई मिलने के लिए आता है, तो हम उसे एक टास्क दे दें। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हाँ। किसी को राइट साइड का लकवा हुआ है और ठीक। उसका राइट हैंड थोड़ा-सा कमज़ोर है बट हल्का-फुल्का काम कर पा रहा है। ठीक। तो जब कोई मिलने के लिए आ रहा है या फैमिली मेंबर भी मिलने के लिए आ रहे हैं, हुँ। तो उसी राइट हैंड साइड की तरफ जो कि लकवाग्रस्त है, उसी तरफ से ज़्यादा कम्युनिकेशन, ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटी, हैंडशेक करना, इवन हुँ। चाय का कप या पानी का ग्लास भी लेकर आ रहे हैं, भले ही वो कम भरा हुआ हो, राइट हैंड साइड ही तरफ लेकर आएँ। तो पेशेंट मोटिवेट होता है कि जो कमज़ोर साइड है, उसी साइड से ज़्यादा कार्य करने के लिए। कई बार हुँ। ये होता है कि ये निग्लेक्ट में चला जाता है, इस तरफ ज़्यादा कार्य नहीं करते हैं, थोड़ा कमज़ोर होता है, ज़्यादा कमज़ोर नहीं है, उसे ना कार्य करके और ज़्यादा कमज़ोर बना देते हैं। बिल्कुल।
आपको लगता है कि फिजियोथेरेपी या पैरालिसिस की अगर हम बात करें, इस बीमारी से जब इंसान ठीक हो जाता है, अपने पैरों पर चलने लग जाता है, क्या उसकी ज़िंदगी पहले जैसी हो जाती है, पटरी पर आ डेफिनेटली जाती है, हमारे पास या बहुत कहीं सारी न हाँ। डेफिनेटली हमारे पास बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज हैं। क्या बोलते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक छोटी सी सक्सेस स्टोरी मैं शेयर करना प्लीज़। चाहूँगा। एक माइनर स्ट्रोक था और हाँ। वो बंदा 6 महीने से लगातार फिजियोथेरेपी इधर उधर कहीं पे कर रहे थे, एंड उनके हाथ पैर दोनों ही ढंग से काम कर रहे थे, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं था। हुँ। बाय प्रोफेशन वो ड्राइवर थे। तो अच्छा। ड्राइवर थे तो उनकी रिहेबिलिटेशन कब पूरा होगा, जब हाँ। वो अपने काम पे वापस चले जाएंगे। हम हाँ। लोगों ने अपने ही कैंपस में उनको अपने साथ बिठाकर जब 4-5 राउंड ड्राइव करवाया, और हाँ। उनके हाथों और पैरों में इतनी ताकत थी कि वो कर सकते थे, लेकिन कॉन्फिडेंस की कमी थी। तो सिर्फ यहाँ पे उपचार क्या था, उपचार बस वो स्टेप था जिसमें बोल्ड स्टेप, जिसे उन्हें कॉन्फिडेंस गेन कराना था। वो कॉन्फिडेंस गेन किया, आज की डेट में वो अपना काम हुँ। पूरा वापस से कर रहे हैं। हुँ। हमारे पास कई ऐसे एग्जाम्पल हैं, जब हमने रिटर्न टू वर्क उनको करवाया, उनका रिहेबिलिटेशन पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। और हुँ। रिटर्न टू वर्क ही है रिहेबिलिटेशन का बेसिस। बिल्कुल सही। कितनी खूबसूरत बात है, आपने बहुत अच्छे से इस उदाहरण के साथ समझाया कि इंसान को दोबारा उसको भुला देना बहुत ज़रूरी है कि वो इंपॉर्टेंट। कभी किसी बीमारी से ग्रस्त रहा था। क्योंकि बार-बार लोग अधिकतर समय तो यही पूछते हैं, तुम्हारा हाल क्या है? क्या तुम वापस अपने पैर को रख पा रहे हो? वगैरह-वगैरह। ये मैं राइट। अनुभव से बता रही हूँ, क्योंकि जब लोग शेयर करते हैं एक-दूसरे से चीज़ें, तो समझ में आता है कि हमें एक अच्छा व्यवहार करना भी कितना ज़रूरी हो जाता है। ट्रू। क्या इसके अलावा भी और बहुत सारे उपचार हैं? डेफिनेटली अलग अलग उपचार हर कोई क्लेम करता है, हाँ। बट यहाँ पे मैं फोकस करना चाहूँगा कि मेडिकल साइंस हमेशा से एक टीम एफर्ट रहा है। हुँ। मेडिकल साइंस कभी भी कोई एक व्यक्ति कंप्लीट नहीं हो सकता है। दवाइयों का अपना रोल है, जो हुँ। रिकरेंस से लेके जनरल हेल्थ तक सारी हुँ। चीज़ों को रिकवर करते हैं, बट मूवमेंट साइंस का अपना रोल है, और मूवमेंट साइंस में फिजियोथेरेपी का कोई दूसरा सब्सटीट्यूट नहीं है। तो हुँ। डेफिनेटली आप अलग अलग प्रकार के उपचार जो जिस तरीके से ज़रूरी हैं वो ले सकते हैं, टीम वर्क की तरह काम कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी को बोलना नहीं आता है, तो स्पीच थेरेपिस्ट बहुत अच्छा योगदान प्रदान करते हैं। लेकिन मूवमेंट की जहाँ कहीं भी बात है, तो वहाँ पे फिजियोथेरेपिस्ट का योगदान सबसे हुँ। इंपॉर्टेंट है। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें आपने कम समय में बता ही दी हैं, लेकिन फिर भी ये सवाल उठता है, क्या सही, क्या गलत, कौन-सी भ्रांतियाँ हैं, किस बात को अवेयर होना बहुत ज़रूरी है लोगों को? ये मैं चाहूँगी, इस सवाल का भी जवाब आप ज़रूर दें। इसको मैं इस तरह से बोलूँगा कि हाँ। पैरालिसिस हुआ, एक अड़चन आई, एक स्पीड ब्रेकर आया हमारी हाँ। लाइफ की जर्नी में। स्पीड ब्रेकर ने हमें डैमेज भी किया, लेकिन अब समय है वापस से सारी चीज़ों को रीस्टोर करने का। हाँ। रीस्टोर करने का आज की डेट में जब आप फिजियो के कनेक्ट में आए, हुँ। आपका रिहेबिलिटेशन शुरू हुआ, आप अभी से प्लानिंग बनाइए कि आने वाले 3 महीने में आपको क्या करना है, आने बिल्कुल। वाले 6 महीने में आपको क्या करना है। क्यों ज़रूरी है ये? जनरली हम अपने पेशेंट्स को हमेशा सलाह देते हैं रिटर्न टू वर्क की। वो इसलिए ज़रूरी है, फॉर एग्जांपल स्ट्रोक या पैरालिसिस से पहले कोई व्यक्ति महीने के 25,000 रुपए कमाता था, एक एग्जांपल ले रहा हूँ, हुँ। और इस वजह से उसकी इनकम हो गई ज़ीरो। तो हुँ। एक डिप्रेशन, एक प्रॉब्लम हमेशा आ जाती है उस पॉइंट को लेकर कि अब इनकम पूरी तरह से है नहीं, ठीक है? हुँ। यहाँ पर हम लोग सलाह देते हैं कि जब आप आने वाले 3 महीने का प्रोग्राम बना रहे हैं, रिटर्न टू वर्क का प्रोग्राम बना रहे हैं, हुँ। भले ही आपकी इनकम 1,000 रुपए प्रति माह से शुरू हो, ठीक आप है। उसको अडॉप्ट कीजिए, क्योंकि हुँ। ये 1,000 रुपए आपको पैसे नहीं देगा, मोटिवेशन देगा स्वास्थ्य भी पहली देगा। कमाई का इस स्पीड ब्रेकर के बाद के आने के लिए। तो डेफिनेटली देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स जिसे हम प्लान करते हैं, जिसे हम एग्जीक्यूट करते हैं, ना केवल थेरापेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से, बल्कि साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, जिसके पेशेंट का मोटिवेशन अच्छे से बन सके। जी, बिल्कुल। अ, क्या ये संभव है कि एक उम्र के बाद आपको कभी भी पैरालिसिस हो सकता है, तो आप पहले ही फिजियोथेरेपिस्ट की मदद ले लें? मतलब आ, अगर हम ये दिमाग में बिठा लें कि भई 30 के बाद, जैसे बोला जाता है ना महिलाओं को, कि 30 के बाद उनको कुछ ज़रूरी जाँचें करवा लेनी चाहिए, ताकि किसी भी तरह से छोटी बीमारी बड़ा रूप ना ले ले। जनरल हेल्थ के लिए तो मैं बोलूँगा डेफिनेटली फिजियोथेरेपिस्ट आपको बहुत हद तक मदद कर सकते हैं, हाँ। लेकिन पैरालिसिस एक ऐसा अनइवेंटफुल, अनप्रेडिक्टेड चीज़ है, हाँ। वो नहीं कहा जा सकता किसे होगा, किसे नहीं होगा। हुँ। रिस्क फैक्टर ज़रूर हैं, जैसे ओबेसिटी हुआ, डायबिटीज़ हुआ, हाइपरटेंशन हुआ, ये सब हाँ। रिस्क फैक्टर ज़रूर हैं, जिनके ऊपर कंट्रोल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हुँ। लेकिन ये बड़ा ही अनप्रेडिक्टिव है, कई बार यंग एज में हमें देखने को मिलता है, कई हुँ। बार ओल्ड एज में देखने को मिलता है। तो मैं डायरेक्टली ये तो नहीं कहूँगा कि हुँ। फिजियोथेरेपी से आप इससे बच सकते हैं। हाँ, फिजियोथेरेपी आपको जनरल हेल्थ में और आपको जो रिस्क फैक्टर्स हैं, उनमें
निजात दिलाने में मदद कर सकती है। क्या बात है। इस 25 मिनट के इस प्रोग्राम में आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। आपने जो चीज़ें बताई वो जानकर बहुत अच्छा लगा और बहुत सारे जो दिमाग के फंडे हैं वो क्लियर हो गए पैरालिसिस और फिजियोथेरेपी से जुड़े हुए। फिलहाल वक्त इजाज़त दे रहा है, मैं आपको यही धन्यवाद करना चाहूँगी। दर्शकों को एक बार फिर से बता देते हैं, हमारे साथ फिजियो जुड़े हुए थे डॉक्टर अनंत सिंह जी। उनके धन्यवाद के साथ ही अब खूबसूरत से मैसेज की तरफ आगे बढ़ते हैं। रायपुर से हमें भेजा है राजू जायसवाल ने और वो लिखते हैं कि ज़िंदगी को अगर समझना है तो पीछे देखो और जीना है तो आगे। इसी के साथ इलाज के इलाज कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बने रहिएगा भास्कर न्यूज़ के साथ।